कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो रोंकामुचा घाट से आ रही है। इस वक्त वहां पर कौन लड़की है और वो कहां से निकालने की बात कर रही है? कहां फंस गई वो? लड़की की आवाज फिर से सुनाई देती है, निकालो मुझे यहां से, मेरे पास आओ, बचाओ मुझे। कायर को बार बार उस लड़की के पुकारने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लड़की के पुकारने की आवाज सुनकर कायर अपने आप को रोक नहीं पाता है और रोंकामुचा घाट जाने का फैसला कर लेता है। कायर खुद से कहता है, मुझे रोंकामुचा घाट पर जाना ही होगा। एक लड़की मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है। पता नहीं वहां पर उसके साथ क्या हो रहा है। नशे में होने के बावजूद कायर अपने होश नहीं खोया था। उसे पता था कि एक लड़की की आबरू उसकी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। कायर रोंकामुचा घाट जाने के लिए अपना पैर नदी के पानी के अंदर रखने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से काले कपड़े पहनकर 3 आदमी आ जाते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को काले मास्क से कवर किया हुआ था, जिस कारण उनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। देखने से साफ समझ आ रहा था कि वो तीनों आदमी चोर हैं। उन तीनों में से 2 आदमी मिलकर कायर को पकड़ लेते हैं और तीसरा आदमी एक बड़ा सा बोरा कायर के ऊपर डालने लग जाता है। कायर अपने आप को बचाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कायर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तीनों आदमी मिलकर कायर को बोरे के अंदर बंद कर देते हैं। कायर बोरे के अंदर अपने हाथ यहां से वहां मारते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कायर को बोरी के अंदर हाथ पैर मारते हुए देखकर उन तीनों आदमी में से एक दुबले पतले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो 2-3 लाते बोरी पर मार देता है, जो सीधे कायर को पड़ती है। कायर चुप हो जाता है। वो समझ जाता है अगर उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे और मार पड़ेगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। 2 आदमी मिलकर बोरी को उठाते हैं और कायर को वहां से लेकर जाने लग जाते हैं। कायर फिर एक बार चीखता है, कौन हो तुम लोग? मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो? वो तीनों आदमी कायर के सवालों का कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस चुपचाप सीधे सीधे चलते रहते हैं। कायर कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो तीनों आदमी कौन थे और उससे क्या चाहते थे, क्यों उसका किडनैप कर रहे थे। इस तरफ रोंकामुचा गांव में अमोदिता अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये बात साफ समझ में आ रही थी कि उसके मन में कोई सी बात थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। नींद ना आने की वजह से अमोदिता बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। अमोदिता खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर आंखें की लगती ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 11:30 बज गए पर नींद का कहीं नामो निशान नहीं है। अब क्या करूं मैं, कैसे सोऊं? इतना कहकर अमोदिता अपना कुशन हटाती है और उसके नीचे से युग की फोटो निकालती है, वही फोटो जो वो सुबह आईने के सामने रखकर देख रही थी। अमोदिता युग की फोटो से बात करते हुए कहती है, अब आप ही बताइए युग जी, मैं क्या करूं? देखिए ना, आपके बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही। लगता है आपके साथ ही सोना पड़ेगा मुझे। कब हमारी शादी होगी और हम कब साथ साथ सोएंगे? इतना कहकर अमोदिता युग को याद करने लग जाती है और उसे सुबह की बात याद आती है कि सुबह युग उसके साथ झोपड़ी के अंदर क्या करने वाला था। ये बात सोचकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता झोपड़ी के अंदर का वाकया याद करते हुए कहती है, इतना अच्छा आज सब कुछ होने वाला था पर पापा ने आकर सारा गेम बिगाड़ दिया। अमोदिता युग की फोटो देख ही रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो खुद से कहती है, ये सब जो मैं कर रही हूँ, क्या ये सब करना ठीक है? किसी को जादू टोना करके उसे अपने वश में करना ठीक है क्या? युग जी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं और उनके साथ ही ये सब करना सही नहीं है। कितना भरोसा करते हैं वो मुझ पर। कभी गलती से उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अमोदिता को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। उसके अंदर की आत्मा गुहार लगाती है, तू गलत कर रही है अमोदिता। ऐसे से तो तू युग से शादी कर लेगी पर युग से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। जिस दिन वशीकरण टूटेगा उस दिन युग भी तुझसे दूर हो जाएगा। किसी को पाना है तो सच्चाई के साथ पाओ, न कि छल के साथ। अमोदिता का मन बार बार ये गुहार लगाए जा रहा था कि उसने युग के साथ जो किया था गलत किया था। अमोदिता के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे युग जी पर किया वशीकरण तोड़ना पड़ेगा। पर मैं ये वशीकरण कैसे तोड़ूं? माँ ने तो मुझे बस वशीकरण करना सिखाया है, ना कि तोड़ना। अब मैं क्या करूं? अगर माँ से पूछने गई तो वो मुझे वशीकरण तोड़ने की जगह 2-3 खरी खोटी सुना देगी। आखिर उनका दिल मेरी तरह थोड़ी बना है, वो तो पत्थर की हैं। उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है और किसी से नहीं। सोच अमोदिता, सोच ही वशीकरण कैसे तोड़ना है। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो युग पर किया वशीकरण कैसे तोड़े। तभी उसके दिमाग में तंत्र मंत्र यंत्र की किताब का ख्याल आता है जिसके बारे में रजनी ने उसे बताया था। अमोदिता खुद से कहती है,
अरे हाँ, वो जादू टोने वाली किताब, उसके अंदर जरूर लिखा होगा कि वशीकरण तोड़ते कैसे हैं। जितना मुझे याद है, जादू टोना करते वक्त वो किताब तहखाने में ही रह गई थी। मुझे अभी तहखाने में जाना होगा और उस किताब के अंदर से वशीकरण तोड़ने का फॉर्मूला निकालना होगा। इतना कहकर अमोदिता झट से अपने बिस्तर पर से उठती है और चोरी छुपके तहखाने की ओर जाने लग जाती है। इस तरफ बंगलामुड़ा गांव में वो तीनों किडनैपर कायर को किडनैप करके उसे कहीं ले जा रहे थे। कायर के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कहां पर ले जा रहे थे। कायर बोरे के अंदर बंद था, जिसे दो किडनैपर्स ने एक एक साइड से पकड़ा हुआ था और उसे पकड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। तीसरा किडनैपर आराम से चल रहा था। कायर फिर कहता है, देखो, ये तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी मौका है, छोड़ दो मुझे। अभी तक जो कुछ भी हुआ है मैं सब भूल जाऊंगा। तीसरा किडनैपर जो फ्री था कायर को लात मारते हुए कहता है, साले, तुझे भूलने ही तो नहीं देना है कुछ। आज तेरे साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा, समझा तू? कायर फिर कहता है, देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नीचे उतारो मुझे, छोड़ दो मुझे। अगर मेरे दोस्तों को इस बारे में पता चला ना तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते नहीं हो मेरे दोस्त लोग कौन है। तीसरा किडनैपर फिर कायर को लात मारते हुए कहता है, तेरे दोस्त क्या साले अंडरवर्ल्ड से हैं जो हमें उनकी धमकी दे रहा है? साले, तू हमें नहीं जानता, हमारा कनेक्शन है तालिबान वालों से है। तुझे इसी बोरे में भरकर तालिबान पार्सल कर देंगे, फिर रहना वहीं। इतना कहकर वो किडनैपर फिर एक लात कायर को मारने ही वाला था कि तभी पहला किडनैपर उसे रोकते हुए कहता है, बस कर, हमारी जगह आ गई। इतना कहकर पहला किडनैपर बोरे को नीचे रख देता है। वो तीनों कायर को बोरे में से बाहर निकालते हैं और रस्सी से उसके हाथ बांध देते हैं। उन तीनों ही किडनैपर के हाथों में बंदूकें थीं, जिस कारण कायर चीखने की सोच भी नहीं सकता था। कायर डरते हुए कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो? देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस दिखता अमीर हूं पर हूं बहुत गरीब। मेरे ऊपर तो कई लोगों की उधारी है, मेरी जिंदगी ही उधारी पर कट रही है। तीनों किडनैपर कुछ जवाब नहीं देते हैं। दूसरा किडनैपर तीसरे किडनैपर को इशारा करता है। वो आगे बढ़ता है और कायर की पैंट के अंदर हाथ डालने लग जाता है। कायर घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हाथ डाल रहे हो? देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा लड़का नहीं हूं मैं। अरे हाथ बाहर निकालो। तीसरा किडनैपर कायर की पैंट की दूसरी जेब में हाथ डालता है और उसके अंदर से कायर का मोबाइल बाहर निकालता है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुमने मेरा मोबाइल क्यों निकाला? तुम लोग मेरे मोबाइल के साथ क्या करने वाले हो? वो तीनों किडनैपर कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। कायर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उन तीनों किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर वो उससे चाहते क्या थे? इस तरफ बिंदु अपने घर के अंदर फर्श पर ही अपनी माँ के बगल में लेटी हुई थी। बिंदु का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, कंजस्टेड जगह थी, क्योंकि उसकी दुकान भी उसके घर से सटकर बनी हुई थी। बिंदु उदासी के साथ अपना मोबाइल चला रही थी। वो खुद से नाराज थी क्योंकि उसने कायर से बात नहीं की थी। कई बार हम वो काम करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि उसमें सामने वाले की भी भलाई छुपी रहती है और जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बिंदु प्यार तो करती थी कायर से, पर उस प्यार को जाहिर कैसे करना था ये उसे नहीं आता था। इस वक्त भी वो मोबाइल के अंदर कायर की अपने साथ वाली फोटो देख रही थी। बिंदु फोन चलाते वक्त बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, जिसमें 12 बजने में 15 मिनट कम थे। बिंदु के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी। बिंदु अपना मोबाइल चला ही रही थी कि तभी उसे कायर का मैसेज आता है। बिंदु खुद से हैरानी के साथ कहती है, अरे कायर का मैसेज, वो भी इतनी रात को। बिंदु कायर का मैसेज ओपन करके पढ़ती है, बिंदु घर के बाहर आओ। बिंदु मन ही मन सोचती है, ये कायर पागल हो गया है क्या? इतनी रात को मुझे घर से बाहर क्यों बुला रहा है? इसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। बिंदु मैसेज टाइप करते हुए कहती है, मैं नहीं आ रही। तुम पागल हो रहे हो क्या? मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज करने के लिए मना किया था ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, समझे तुम? कायर का मैसेज आता है, तुम बाहर आ रही हो या नहीं आ रही हो, बस इतना बताओ। बिंदु मैसेज टाइप करती है, मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही, और अब मैसेज मत करना, समझे तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। कायर का अगले ही पल मैसेज आता है, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? सोच लो, अगर मैं अंदर आया तो क्या होगा? पहले तो बिंदु ये मैसेज पढ़कर डर जाती है, पर वो कायर को अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, वो बस धमकियां दे रहा था और कुछ नहीं। इसलिए बिंदु मैसेज का कुछ जवाब नहीं देती है। कायर का फिर मैसेज आता है, जल्दी घर से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। बिंदु कुछ जवाब नहीं देती है। 5 मिनट बाद ही बिंदु को कायर का फोन आने लग जाता है। बिंदु झट से फोन कट कर देती है। कायर का दोबारा फोन आने लग जाता है और बिंदु फिर फोन कट कर देती है।
कायर बार बार फोन कर रहा था और बिंदु कट कर रही थी। इन सब चीजों से बिंदु परेशान हो जाती है और गुस्से से कहती है, लगता है इस कायर को ना आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा ही बनने लग गया है। आज इसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसी खबर लूंगी ना कि दोबारा कभी चेहरा तक नहीं दिखाएगा। इतना कहकर बिंदु धीरे से फर्श पर से उठती है और बिना कोई हलचल किए अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ अमोदिता सबसे चोरी छुपे तहखाने तक पहुंच गई थी। तहखाने के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमोदिता माचिस की मदद से तहखाने में लगी मशाल को जलाने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो मशाल उससे जल नहीं रही थी। अमोदिता फिर से मशाल को जलाते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये मशाल तो जल ही नहीं रही। माँ से तो एक बार में जल जाती है, मुझसे क्यों नहीं जल रही। चलो छोड़ो, मेरे पास मोबाइल है ना, उसी का टॉर्च ऑन कर लेती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, अगर माँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेती है और जादू टोने वाली किताब को ढूंढने लग जाती है। कुछ देर में अमोदिता उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने आखिरी बार उस किताब को देखा था। अमोदिता फर्श पर टॉर्च मारते हुए कहती है, अरे वो किताब कहाँ पर चली गई, यहीं पर तो रखी थी, यहीं पर तो युग जी पर टोना किया था उस दिन माँ के साथ। अमोदिता किताब ढूंढते हुए कहती है, अरे कहाँ गई वो किताब, कहीं माँ अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई। नहीं नहीं, माँ उस किताब को अपने साथ लेकर नहीं गई थी, उन्होंने उस किताब को यहीं पर रखा था, मुझे अच्छे से याद है, वो किताब यहीं कहीं होगी। अमोदिता फर्श के आसपास किताब को ढूंढ रही थी, पर उसे वो किताब नहीं मिल रही थी। किताब ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाती है। वो खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में माँ यहाँ पर आ गई हो और वो जादू टोने की किताब लेकर चली गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ इस तहखाने में तभी आती है जब उन्हें कोई जादू टोना करना होता है, और भला अभी वो किस पर जादू टोना करेगी। यहीं कहीं रखी होगी किताब, बस मुझे दिख नहीं रही। ढूंढ अमोदिता ढूंढ, वो किताब ही है जो युग जी पर किया वशीकरण तोड़ सकती है। इतना कहकर अमोदिता फिर से वो किताब ढूंढने लग जाती है। तहखाने में ही एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जब अमोदिता उस पर टॉर्च मारती है तो देखती है कि उस पर कुछ रखा हुआ था। जब वो उस संदूक के पास जाती है तो देखती है कि उसके ऊपर वही किताब रखी हुई थी जिसे वो ढूंढ रही थी। अमोदिता उस किताब को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, फाइनली मिल गई किताब, अब मैं युग जी पर किया वशीकरण तोड़ दूंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता उस किताब को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, फाइनली मिल गई किताब, अब मैं युग जी पर किया गया वशीकरण तोड़ दूंगी। अमोदिता तंत्र मंत्र यंत्र की किताब को उठाती है और उसके पन्ने पलटने लग जाती है। अमोदिता किताब के पेज को पलटते हुए कहती है, अरे ये तो कितनी मोटी किताब है, अब मैं कैसे ढूंढूं इसमें कि वशीकरण कैसे तोड़ना है। लगता है एक एक पेज पढ़ना होगा तभी वशीकरण तोड़ने का टोना मिलेगा। अमोदिता तुझे युग जी के लिए ये करना ही पड़ेगा, शुरू हो जा अमोदिता। इतना कहकर अमोदिता उस किताब के एक एक पेज को पढ़कर उसके पन्ने पलटने लग जाती है। इस तरफ बिंदु के घर में बिंदु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ठान लिया था कि वो घर से सीधे बाहर निकलेगी और कायर को एक जोर का थप्पड़ लगाएगी। बिंदु घर का दरवाजा खोलते हुए खुद से कहती है, इस कायर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर के सामने आकर मुझे ही बुला रहा है और वो भी इतनी रात को, आज तो इसकी खैर नहीं। इतना कहकर बिंदु दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे सांप सूंघ जाता है। उसके सामने दो नकाबपोश आदमी खड़े हुए थे जो उस पर बंदूक ताने हुए थे। बिंदु का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिंदु कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन दोनों में से एक आदमी बिंदु के ऊपर बोरी डाल देता है और वो दोनों मिलकर बिंदु को बोरी के अंदर ही बंद कर देते हैं। बिंदु चीखती है, कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। उन दोनों में से एक आदमी कहता है, अपना मुंह बंद रख वरना यहीं पर तेरा गेम बचा देंगे। बिंदु समझ जाती है कि चुप रहने में ही उसकी भलाई थी, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। पहला आदमी बोरी को उठाते हुए कहता है, ये तो बहुत भारी है यार। दूसरा आदमी कहता है, हाँ यार, लगा नहीं था ये इतनी भारी होगी, ये तो कायर से भी भारी है। बिंदु जैसे ही उन दोनों आदमियों की बातें सुनती है घबराते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, कायर? तुम लोगों ने कायर के साथ क्या किया है? कहां पर है वो ठीक तो है, बोलो कुछ, और तुम लोग मुझे कहां पर ले जा रहे हो? पहला आदमी कहता है,
तुझे बोला ना अपना मुंह बंद रख। कुछ ही देर में तुझे पता चल जाएगा कि तुझे कहां पर और क्यों ले जाया जा रहा है। अगर अब एक लफ्ज भी तेरे मुंह से निकला ना तो तुझे यहीं पर ठोक देंगे, समझी तू? बिंदु चुप हो जाती है। वो दोनों आदमी बोरे को एक साइड से पकड़कर ले जाने लग जाते हैं। इस तरफ तहखाने के अंदर अमोदिता किताब के पेज पलटते जा रही थी और वशीकरण तोड़ने का टोना ढूंढ रही थी। उसने आधी से ज्यादा किताब के पेजेस की हेडलाइन पढ़ ली थी, पर उसे वशीकरण तोड़ने का फॉर्मूला कहीं नहीं मिला था। अमोदिता किताब के पेज पलटते हुए कहती है, वशीकरण कैसे तोड़ते हैं ये तो अभी तक पता ही नहीं चला। पता नहीं इस किताब के अंदर वो लिखा भी है या नहीं। सही कहा है किसी ने, किसी का बुरा करना आसान है पर अच्छा करना कहीं ज्यादा कठिन। अमोदिता किताब के पेज पलट ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर अमोदिता किताब के पेज पलटने बंद कर देती है। अमोदिता कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लगता है कोई आ रहा है, पर तहखाने में कौन आएगा? तहखाने का रास्ता तो सिर्फ मुझे और माँ को पता है। कहीं माँ तो नहीं आ रही? अमोदिता डरने लग जाती है और जल्दी से छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाती है। जल्दी जल्दी में उसे कोई जगह नहीं मिलती है तो वो संदूक के पीछे ही छुप जाती है और उस किताब को संदूक के ऊपर ही रख देती है। कदमों की आहट तेज हो जाती है। संदूक के पीछे से अमोदिता देखती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। तहखाने के अंदर रजनी ही आई थी। तहखाने के अंदर घुसने से पहले रजनी मशाल को जला देती है। हैरानी तो इस बात की थी कि अमोदिता ने भी मशाल जलाने की बहुत कोशिश की थी पर उससे नहीं जली थी, पर रजनी से एक बार में ही वो मशाल जल गई थी। अमोदिता डरते हुए बड़बड़ाती है, आज तो मैं गई, बस माँ मुझे देखे ना वरना मुझे यहीं पर गाड़ देंगी। रजनी तहखाने के अंदर आती है और अपने कदम संदूक के पास बढ़ाने लग जाती है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये क्या? माँ तो मेरे पास ही आ रही है, लगता है किताब लेने ही आई है। अच्छा हुआ मैंने किताब पहले ही संदूक के ऊपर रख दी थी। रजनी संदूक के पास आकर खड़े हो जाती है। जल्दी जल्दी में अमोदिता से एक गलती हो गई थी। उसने किताब तो संदूक के ऊपर रख दी थी पर उसे बंद करना भूल गई थी। रजनी किताब को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये क्या? ये किताब खुली हुई कैसे हो सकती है? मैं तो इसे बंद करके गई थी। कहीं मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर कोई आया तो नहीं था? इतना कहकर रजनी अपने आसपास देखने लग जाती है, पर जब उसे तहखाने में कोई नहीं दिखता है तो वो खुद से कहती है, शायद तेज हवा का झोंका आया हो जिसकी वजह से ये किताब के पेज खुल गए हों। मैं भी ना बहुत शक करने लगी हूँ आजकल। इतना कहकर रजनी उस किताब को उठाती है और वहां से जाने लग जाती है। अभी उसने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी वो रुक जाती है। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये क्या? ये माँ रुक क्यों गई? इतना अच्छा वापस जा रही थी, पता नहीं इन्हें क्या हुआ जो ये रुक गई। रजनी पीछे पलटते हुए कहती है, अमोदिता तू यहीं पर है ना? अपनी माँ का सवाल सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, माँ को कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ? रजनी संदूक को घूरते हुए कहती है, अमोदिता मैं संदूक के पीछे आऊं या तू संदूक के पीछे से बाहर निकलेगी? अमोदिता धीरे धीरे संदूक के पीछे से बाहर निकलने लग जाती है। अमोदिता इस वक्त ये नहीं सोच रही थी कि उसकी माँ उसका हर्ष क्या करेगी। वो तो ये सोच रही थी कि रजनी को कैसे पता चला कि वो संदूक के पीछे है। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था मेरी इजाजत के बिना इस तहखाने में कदम मत रखना। फिर क्यों आई तू यहाँ पर? बता जल्दी वरना अभी तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब माँ को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पर युगजी का किया वशीकरण तोड़ने के लिए आई हूँ। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, तू पागल हो रही क्या? इतनी मुश्किलों के बाद तो युग हमारे वश में आया है और तू है कि उस पर किया वशीकरण तोड़ने चली थी। अमोदिता अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, और नहीं तो क्या करूँ माँ? तुम ही बताओ, तुमको भी पता है कोई भी जादू टोना हमेशा के लिए तो होता नहीं है। एक ना एक दिन तो वो खत्म हो जाता है या फिर उसे तोड़ दिया जाता है। जिस दिन युग जी का वशीकरण टूटेगा तब वो मुझे छोड़ देंगे ना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन पर किया वशीकरण तोड़कर मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊं। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, क्या कहा? प्यार के जाल में? तूने अपनी सूरत देखी है ना आईने में? तुझे लगता है तेरी इस काली कलूटी सूरत से कोई भी प्यार करेगा? ये ताना सुनकर अमोदिता के मन में आग लग जाती है, पर वो कहती कुछ नहीं है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अमोदिता, इस दुनिया में लोग उसी से प्यार करते हैं जो खूबसूरत है, समझी? और हमारे भारत में सिर्फ वही चीज खूबसूरत है जिसका रंग साफ हो, समझी? बस कहने की बातें हैं, प्यार में खूबसूरती नहीं देखी जाती। पर सच तो ये है कि इंसान की सबसे पहले खूबसूरती देखी जाती है, फिर उसका स्वभाव। ये इंडिया है, इंडिया, और यहाँ पर रंग मैटर करता है, समझी? रजनी अमोदिता को प्यार से समझाते हुए कहती है,
देख अमोदिता, इस दुनिया में कुछ सही गलत नहीं है, समझी? अगर हमें किसी को पाना है तो उसे पाने की जिद होनी चाहिए हमारे अंदर, फिर हम उसे चाहे कैसे भी रास्ते से अपनाएं, सही हो या गलत। कहते हैं ना, यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये भी कुछ ऐसा ही है। यदि कोई प्यार के जाल में ना फंसे तो उसे जादू टोना करके अपने प्यार के जाल में फंसाया जा सकता है, समझी? धीरे धीरे अमोदिता रजनी की बातों में वापस से आने लग गई थी। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पर माँ जब वो जादू टूटेगा तब? अमोदिता अपनी बात पूरी करते ही उससे पहले ही रजनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वशीकरण इतनी आसानी से टूट जाएगा? अरे पागल, अगर एक बार तेरी युग से शादी हो गई ना तो वशीकरण कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि जब तू उसकी पत्नी बन जाएगी तो तू उसके साथ रहकर ही कई सारे जादू टोने कर सकती है, एक साथ कई सारे, समझी? हाँ माँ, समझ गई। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई थी, मैं भटक गई थी। कोई बात नहीं, तू अभी नादान है, पर आज के बाद इस तहखाने में दिखना मत, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? देख अमोदिता, मुझे पता है कि तू मासूम है, पर तुझे ये नहीं पता ये दुनिया बड़ी जालिम है, और जालिमों के लिए जालिम बनना पड़ता है। हमारी तभी तरक्की होगी जब सबसे पहले हम अपने बारे में सोचेंगे, ना कि दूसरों के बारे में। अब चल यहाँ से, अगर घर में कोई जग गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ चलो। इतना कहकर अमोदिता ने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ तुमको कैसे पता चला कि मैं इस तहखाने के अंदर और संदूक के पीछे छुपी हुई थी? रजनी बात को घुमाते हुए कहती है, ये एक राज की बात है जो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, समझी? अमोदिता का मन तो उसी वक्त ये राज जानने का कर रहा था, पर अभी अभी उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए बिना अपने सवाल का जवाब जाने ही वो अपनी माँ के साथ तहखाने से बाहर निकलने लग जाती है। इस तरफ दो किडनैपर बिंदु को बोरी में बंद करके सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां खत्म होने के बाद वो दोनों एक कमरे के सामने आकर रुक जाते हैं, जहां पर तीसरा किडनैपर पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। तीसरा किडनैपर कहता है, बड़ी देर कर दी आने में? पहला किडनैपर कहता है, हाँ यार बड़ी भारी है, क्या बताऊं, उठाते उठाते कमर दुखने लग गई। दूसरा किडनैपर कहता है, उसे कहां पर रखा है? तीसरा किडनैपर जवाब देता है, उसे बोरी में भरकर कमरे के अंदर बंद करके रखा है। दूसरा किडनैपर कहता है, बढ़िया है, एक काम करते हैं, इसे भी अंदर ही फेंक देते हैं, दोनों सड़ते रहेंगे साले अंदर। तीसरा किडनैपर कहता है, हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है, जब तक हम बाकी के काम भी निपटा लेंगे। इतना कहकर तीसरा किडनैपर और पहला किडनैपर बोरे को पकड़ते हैं। पहला किडनैपर दरवाजा खोलता है और वो तीनों बोरे को कमरे के अंदर रखकर झट से दरवाजा लगा देते हैं। कमरे के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिंदु रोने लग जाती है। बिंदु रोते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है ये लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? माँ पता नहीं कैसी होगी, वो मेरी चिंता कर रही होगी। इतना कहकर बिंदु और जोर जोर से रोने लग जाती है। बिंदु सिसकियां भरते हुए कहती है, पता नहीं इन लोगों ने कायर के साथ क्या किया, वो बेचारा ठीक भी होगा या नहीं, पता नहीं वो किस हालत में होगा। बिंदु रोते ही जाती है। बिंदु रो रही थी कि तभी कायर की आवाज सुनाई देती है, बिंदु क्या ये तुम हो? कायर की आवाज सुनकर बिंदु रोना बंद कर देती है और झट से कहती है, कायर, तुम कायर ही हो ना? कायर को भी बोरे में भरकर उसी कमरे में बंद किया गया था। कायर कहता है, बिंदु तुम ठीक तो हो ना? इन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? कायर, मैं ठीक हूँ, पर ये लोग हैं कौन? पता नहीं बिंदु कौन है ये लोग और हमसे क्या चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि हम दोनों बुरे फंस गए हैं। अचानक से कमरे में खामोशी छा जाती है। बिंदु कहती है, मुझे माफ कर दो कायर, सारी गलती मेरी ही है, ना ही मैं तुमसे नाराज होती और ना ही ये सब होता। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बिंदु, सारा दोष मेरा ही है। मैं ही हमेशा तुम्हें किसी न किसी मुसीबत में डालते रहता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर मैंने ही कुछ किया होगा जिसके कारण ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इतनी उधारी कर ली है ना मैंने कि इतने दुश्मन बन गए हैं कि क्या बताऊं। तुम सही कहती हो बिंदु कि ये शायरी लिखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आज बच गया तो भगवान कसम ये शायरी लिखना छोड़ दूंगा और कोई अच्छा सा काम करने लग जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो कायर? तुम कभी शायरी लिखना मत छोड़ना। पर बिंदु तुम ही तो कहती हो ना ये शायरी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। कायर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि तुम शायरी लिखने के साथ साथ कुछ दूसरा भी काम करो जिससे जिंदगी का गुजारा हो सकता है। अगर तुमने शायरी लिखनी छोड़ दी तो हम मिलेंगे कैसे अगर तुम मेरी दुकान पर ही नहीं आओगे तो? इतना कहकर बिंदु चुप हो जाती है। मतलब तुम्हें मेरा तुम्हारी दुकान पर आना पसंद है? बिंदु कुछ जवाब नहीं देती। कायर दबाव बनाते हुए कहता है, बोलो बिंदु। बिंदु कहती है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है क्या? लगता है तुम अभी तक समझे ही नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है।
कायर जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, क्या है बिंदु? बिंदु कुछ जवाब देती उससे पहले ही 3-4 कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है जो उनकी तरफ ही आ रही थी। बिंदु घबराते हुए कहती है, कोई हमारी तरफ आ रहा है कायर, हमें कुछ करना होगा वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखा था इनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। तुम फिक्र मत करो बिंदु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कायर को जब पहली बार बोरी से बाहर निकाला गया था तब उसने चुपके से एक नुकीला पत्थर उठा लिया था जिसकी मदद से आधे घंटे से वो बोरी को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो लगभग कामयाब होने वाला था। कायर अपनी पूरी जान लगा देता है और आखिरकार उस बोरी को फाड़ देता है। जब वो बोरी से बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस कमरे के अंदर उसे रखा गया था उसमें अंधेरा पसरा हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कायर बिंदु को आवाज लगाता है, तुम कहां पर हो बिंदु? बिंदु की आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ कायर। बिंदु की आवाज का पीछा करते हुए कायर बिंदु के बोरे के पास पहुंच जाता है और जल्दी से बिंदु का बोरा खोल देता है। जैसे ही बिंदु बोरे से बाहर निकलती है कोई कमरे की लाइट चालू कर देता है। डर के मारे बिंदु कायर के सीने से लिपट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कायर भी बिंदु को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन दोनों को लगता है कि अब वो दोनों नहीं बचने वाले, उनकी मौत करीब है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डर के मारे बिंदु कायर के सीने से लिपट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कायर भी बिंदु को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उन दोनों को लगता है कि अब वो दोनों नहीं बचने वाले, उनकी मौत करीब है। पर जब कुछ देर तक कुछ नहीं होता तो वो दोनों धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेते हैं। जैसे ही वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जिस कमरे के अंदर वो दोनों खड़े हुए थे उसे रेड और व्हाइट बलून से सजाया गया था। दीवार पर लाइटिंग की गई थी जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू यू कायर। जैसे ही कायर पढ़ता है कछुआ, युग और अभिमन्यु की एक साथ आवाज सुनाई देती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर कायर। जब कायर और बिंदु की नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि दरवाजे पर कछुआ, युग और अभिमन्यु खड़े हुए थे। युग ने अपने हाथ में केक पकड़ा हुआ था। उन तीनों ने वही काले कपड़े पहने हुए थे जो कि किडनैपर्स ने पहने थे। कायर और बिंदु उन दोनों के कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि यही वो किडनैपर थे जिन्होंने उनका किडनैप किया था। कायर हैरानी के साथ कहता है, सालों तो वो तीनों तुम थे? कछुआ हंसते हुए कहता है, तो तुझे क्या लगा सही में तालिबान के गुंडे आ गए? कायर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे बोरी के अंदर डालकर लाते किसने मारी थी? साला अभी तक दर्द कर रहा है। युग और अभिमन्यु झट से कछुए की तरफ उंगली दिखाने लग जाते हैं। कछुआ हंसते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, थोड़ा तो रियल दिखना चाहिए ना। अगर तुझे मारता नहीं तो तुझे विश्वास थोड़ी होता कि हम असली के किडनैपर हैं, इसलिए मारना पड़ा। वैसे बड़ा मजा आ रहा था तुझे मारने में, सारी भड़ास निकाल ली जितनी भी थी। कायर मुंह फुलाते हुए कहता है, कछुए तेरी तो। कायर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बिंदु, युग, अभिमन्यु कछुए पर भिन्नाते हुए कहती है, तुम लोग पागल हो गए क्या? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? अगर मेरी माँ की नींद खुल गई और उन्हें पता चला कि मैं घर से बाहर हूँ तो वो मेरा घूमना फिरना सब बंद करवा देगी। जितनी आजादी मुझे मिली है ना, सब मुझसे छीन लेगी। कछुआ धीरे से कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो बिंदु, आंटी जी की नींद आज नहीं खुलने वाली। बिंदु कछुए पर शक करते हुए कहती है, नींद नहीं खुलने वाली से तुम्हारा क्या मतलब है? कछुआ बात को पलटते हुए कहता है, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, अहमद ने आंटी जी को जो रसगुल्ले का पैकेट लाकर दिया था वो उन्होंने खाना खाने के बाद खा लिया था ना? बिंदु के मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वो कछुए से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि माँ ने खाना खाने के बाद रसगुल्ला खाया था और वो अहमद ने लाकर दिया था? युग बीच में ही बोल पड़ता है, क्योंकि वो रसगुल्ले का डिब्बा हमने ही अहमद को आंटी जी को खाना खाने के बाद लाकर देने के लिए कहा था और हमें अच्छे से पता था तुम्हें मीठा पसंद नहीं है, इसलिए हमने उसमें नींद की दवाई मिला दी थी। आंटी जी तो अभी मस्त खर्राटे लेकर सो रही होगी, और तो और उनकी नींद अब दिन में ही खुलेगी। बिंदु युग को गुस्से से घूरने लग जाती है और नाराज होते हुए कहती है, तो इस सब में तुम भी शामिल हो युग? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये लोग तो नासमझ हैं पर तुम तो समझदार हो ना? युग ने अपनी सफाई देते हुए कहा,
तुम मुझे ऐसे मत देखो बिंदु, जो बोलना है ये अभिमन्यु को बोलो। ये सारा प्लान उसी ने बनाया था। कहा था इस बार कायर का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। कायर नाराज होते हुए कहता है, यार तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कितने डर गए थे, अगर तुम्हारी इस मजाक के चलते हमें कुछ हो जाता तो। अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, यार अब तू नाराज मत हो, ये सब हमने तेरे लिए तो किया है। तू ही बता हम क्या करते। हमारी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें और तुझे क्या गिफ्ट दें। गिफ्ट तो देना ही था, तो सोचा क्यों ना तुझे वो चीज दे जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, और हमें पता है तू सबसे ज्यादा बिंदु से ही प्यार करता है, इसलिए सीधे से उठा लिया तुझे और तेरे पास ले आए। एक तो तेरे लिए हमने इतनी प्लानिंग करी, और एक तू है कि हमें शुक्रिया करने की जगह हम पर ही गुस्सा कर रहा है। कायर और बिंदु कुछ कहते उससे पहले ही कछुआ केक को देखते हुए कहता है, अब बंद करो यार ये बातें और जल्दी से केक काटो, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। युग केक को टेबल पर रखता है और मोमबत्तियां जला देता है। कायर केक काटता है और सबसे पहले बिंदु को खिलाता है। बाकी सब भी केक कायर को खिलाते हैं और खुद खाते हैं। अभी सब लोग कायर का बर्थडे सेलिब्रेशन करके बैठे ही थे कि तभी बिंदु पूछती है, तुम लोगों को कुछ पता चला? युग झट से पूछता है, क्या पता चला? तुम किस बारे में बात कर रही हो बिंदु? बिंदु जवाब देती है, अरे वही यक्षिणी के अभिशाप के बारे में। तुम उसके बारे में पता कर रहे थे ना, तो कुछ पता चला? युग जवाब देता है, नहीं यार, हमारी कहानी भक्षानर पर आकर रुक गई। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तुमने? भक्षानर? अभी भक्षानर कौन है? अभिमन्यु जवाब देता है, भक्षानर वही है जिसने साधना करके यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था, और जितना मुझे लगता है उसी की वजह से यक्षिणी को अभिशाप मिला था। बिंदु अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए ही कहती है, ये सब तो समझ आ रहा है, पर ये भक्षानर था कौन? करता क्या था ये? और इसने यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर क्यों बुलाया था? यक्षिणी को बुलाने के पीछे इसका मकसद क्या था? युग जवाब देता है, अब वही तो पता करना है, और उसका पता लगाने के लिए हमें सौदाइनों को ढूंढना है। युग जैसे ही सौदाइन का नाम लेता है, कछुए के हाव भाव थोड़े बदलने लग जाते हैं और वो अपनी नजरें चुराने लग जाता है। बिंदु एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या कहा सौदाइन ने? इनके बारे में तो मैंने भी सुना है कि अपने गांव में पहले बहुत सौदाइनें रहा करती थी, और अब भी रहती हैं कुछ। कछुआ बिंदु को टोकते हुए कहता है, ये सब बकवास बातें हैं और कुछ नहीं। ये सौदाइनें वौदाइनें कुछ नहीं होती, बस मनगढ़ंत बातें हैं। बिंदु झट से पलटवार करती है, तू कैसे कह सकता है कि ये सब बकवास है? जब यक्षिणी हो सकती है, भक्षानर हो सकता है, तो सौदाइनें क्यों नहीं हो सकती? सौदाइनें भी होती हैं, समझा तू? कायर भी बिंदु का साथ देते हुए कहता है, हाँ कछुए, बिंदु ठीक कह रही है, सौदाइनें भी होती हैं, समझा तू? तूने देखा नहीं है क्या चौराहे पर ये जो कद्दू नींबू दीपक जले हुए थे? ये सब सौदाइनें ही किया करती हैं, ऐसा सुना है मैंने। कछुआ पहली बार चिढ़ते हुए कहता है, तू तो चुप ही कर कायर, तू तो हमेशा ये बिंदु का ही साइड लेगा, भले ही वो दिन को रात और रात को दिन ही क्यों ना कहे। तुम लोग भी कहाँ इस युग की बात में आ रहे हो? उससे वो क्या नाम था उसका, हाँ याद आया, यामिनी ने बोल दिया कि सौदाइनों को सब पता है, उससे पूछ लो भक्षानर के बारे में, और तुम लोग उसकी बातों में आ गए। अभिमन्यु मन ही मन सोच रहा था कि कछुआ सौदाइन का नाम लेकर इतना चिढ़ क्यों जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जरूर ये सौदाइन के बारे में कुछ जानता है, बस हमें बता नहीं रहा। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर यामिनी इतना ही सब कुछ जानती है तो उससे ही पूछ लेता कि सौदाइन कहाँ मिलेगी, या फिर ये भक्षानर कौन है। तूने उससे क्यों नहीं पूछा कुछ? युग चुप रहता है क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। कछुआ इतने में चुप नहीं होता, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया हो। वो पूरा गुस्सा बाहर निकालते हुए कहता है, एक और बात, आज तक तूने हमें यामिनी से मिलाया क्यों नहीं? नंबर है उसका तेरे पास? अगर है तो फोन कर उसे और बुला उसे अभी यहाँ पर, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। युग बड़बड़ाता है, नंबर तो नहीं उसका, पर वो मछली बेचती है, बंगला मुड़ा या रौंका मुझा घाट पर, मिल जाएगी। कछुआ झट से कहता है, तो जब हम मीटिंग में गए थे तब क्यों नहीं दिखी थी वो हमें? अब ये मत बोलना उस दिन छुट्टी पर थी। युग मन ही मन बड़बड़ाता है, अब इसे कैसे बताऊं, उस दिन भी वो मुझे मिली थी जब मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी आ रहा था। पर देखा जाए तो कछुए का कहना ठीक ही है। ये यामिनी हमेशा मुझे ही क्यों मिलती है, मेरे दोस्तों को क्यों नहीं मिलती? युग यामिनी के बारे में याद करते हुए कहता है, अगली बार जब यामिनी मिलेगी तो उसे अपने दोस्तों से जरूर मिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये यामिनी गई कहाँ है? एक दो दिन से उसका कुछ अता पता ही नहीं है। उसकी तबीयत ठीक भी है या नहीं? कछुआ युग से कुछ और पूछता उससे पहले ही बिंदु उस पर दहाड़ते हुए कहती है, बस कछुए, बहुत सवाल पूछ लिए तूने युग से। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना तू टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। हम बात सौदाइन की कर रहे थे और उसे तू यामिनी पर ले आया। भला इन सब में यामिनी का क्या लेना देना? कहीं बिंदु कछुए पर शक न करने लग जाए, इसलिए कछुआ चुप हो जाता है। बिंदु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है,
देख युग, तुझे सौदाइनों के बारे में पता करना है ना, मैं बताती हूँ तू सौदाइनों के बारे में कैसे पता कर सकता है। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कैसे बिंदु? बिंदु जवाब देती है, मैंने सुना है कि ये जो सौदाइन होती है ना, इनके दोनों पैरों में से एक पैर के अंगूठे का नाखून नहीं होता है। कायर बिंदु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तो बिंदु तुम क्या चाहती हो कि युग एक एक औरत के घर देखने जाए कि किस औरत के पैर के अंगूठे में नाखून है और किस में नहीं? बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कायर मेरी बात तो पूरी होने दो। यही फर्क होता है लड़के के और लड़कियों के दिमाग में। तुम लड़कों का दिमाग ना घुटनों में होता है, समझते ही नहीं हो किसी बात को आसानी से। कायर धीरे से बड़बड़ाता है, तुम लड़कियों को ढंग से समझाना ही कहाँ आता है जो हम समझे। अभिमन्यु कहता है, बिंदु तुम बताओ ना क्या बता रही थी? बिंदु झट से कहती है, तो मैं ये बोल रही थी कि 2-3 दिन में वांगला त्योहार शुरू होने वाला है, जिसकी कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। मतलब टेंट वेंट लगना, और हम सबको पता है वांगला त्योहार में बंगला मुड़ा और रौंका मुचा दोनों गांव की औरतें भी आएंगी, तो बस वहीं पर देख लेना उनके पांव। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो त्योहार में हमें अपने पैर ही दिखाने आएंगी। हम कैसे देखेंगे भला उनके पैर? बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, अब इतना दिमाग मैंने लगाया तो थोड़ा दिमाग तुम भी लगा लो। सब कुछ क्या मैं ही बताऊंगी? मैंने मंजिल बता दी है, अब उसका रास्ता तुम्हें खुद बनाना है, समझे? बिंदु सबसे बात कर ही रही थी कि तभी कांच की बोतल गिरने की आवाज सुनाई देती है। कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। पहले एक बोतल के गिरने की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते वो कांच की बोतल गिरने की आवाजें बढ़ती जा रही थी। वो आवाजें नीचे हॉल से आ रही थी। कछुआ डरते हुए कहता है, ये कैसी आवाजें हैं? युग आवाजों को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाजें तो नीचे हॉल से आ रही हैं। इसके बाद युग कुछ नहीं कहता, अपने कदम नीचे हॉल की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग के पीछे पीछे ही कमरे के सारे लोग बाहर निकलने लग जाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ओ तेरी, ये क्या हो गया? बिंदु भी हैरानी के साथ कहती है, ये सब किसने किया? हॉल का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। 4-5 शराब की बोतलें जो वो लोग कायर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लेकर आए थे वो टूटी पड़ी हुई थी। वहीं पर बिरयानी और चिकन भी रखा हुआ था जिसकी प्लेटें खाली थी। प्लेटों के अंदर बस हड्डियां बची हुई थी। वो सारा चखना जो वो लेकर आए थे फर्श पर बिखरा हुआ था। अभिमन्यु खाने की खाली प्लेटों को देखते हुए कहता है, ये क्या? ये हमारा खाना किसने खाया? कछुआ डरते हुए कहता है, और कौन हो सकता है? यक्षिणी होगी। कायर कछुए की बात से इनकार करते हुए कहता है, पागल हो रहे क्या? यक्षिणी कब से शराब पीने लगी? कछुआ हिचकते हुए कहता है, जब यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग कर सकती है तो शराब पीने क्या उसके लिए कोई बड़ी चीज है? वो देखो जरा, फर्श पर शराब की बोतल के कांच के टुकड़े तो हैं, पर फर्श पर जरा सी भी शराब नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, जो शराब हम लेकर आए थे उसे यक्षिणी पी गई। शराब पी तो पी, जो बिरयानी हम लेकर आए थे वो भी खा गई। अभिमन्यु चिकन की हड्डियों को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें उससे पहले भी कहा था ना कि चिकन मत लाया करो, शैतानी शक्तियां जाग जाती हैं। ये उसी का असर है। मुझे तो लगता है कि यक्षिणी चाहती ही नहीं कि हम यहाँ पर कायर का बर्थडे सेलिब्रेट करें, इसीलिए उसने ये सब किया है, अपना खौफ कायम रखने के लिए। युग अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। युग और उसके दोस्त हॉल में ये जायजा ले ही रहे थे कि यक्षिणी ने कितना नुकसान किया है, तभी एक बुढ़े के खांसने की आवाज सुनाई देती है। कायर कछुए से कहता है, अबे कछुए, ये तुझे बुढ़ा खांसी कब से हो गई? कछुआ झट से कहता है, पागल हो रहे क्या? भला मुझे बुढ़ा खांसी की होगी? मैं तो एकदम ठीक हूँ। कायर हैरानी के साथ कहता है, अगर तू नहीं खांसा तो फिर कौन खांसा? कायर ने इतना ही कहा था कि तभी फिर बुढ़े के खांसने की आवाज सुनाई देती है। युग और उसके दोस्त अभी अंदाजा लगा ही रहे थे कि बुढ़े के खांसने की आवाज कहाँ से आई थी कि तभी युग की नजर दरवाजे पर पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजे के बाहर वही बुढ़ा शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था जो उससे 2 बार मिल चुका था। युग उस बुढ़े को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे ट्रेन में और आज सुबह रौंका मुचा गांव में दिखा था, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बुढ़े को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे ट्रेन में और आज सुबह रौंका मुचा गांव में दिखा था, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है?
जैसे ही उस बूढ़े की नजर युग पर पड़ती है और वो देखता है कि युग ने उसे देख लिया है, वो बूढ़ा वहां से भागने लग जाता है। युग उस बूढ़े के पीछे भागते हुए कहता है, अबे रुक, भागता कहाँ पर है? इतना कहकर युग उस बूढ़े के पीछे भागने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाता है। युग के दोस्तों ने उस बूढ़े को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युग भाग क्यों रहा है। कछुआ युग को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, ये युग को क्या हुआ? इसने अचानक से भागना क्यों शुरू कर दिया? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ जवाब देता है, पता नहीं यार क्या हुआ इसे, चल कर देखते हैं। युग के दोस्त भी जल्दी जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाते हैं। इस तरफ वो बुढ़ा भागते हुए काला झाड़ी जंगल की ओर जाने लग जाता है। युग भी उस बूढ़े के पीछे पीछे ही भाग रहा था। ये एक हैरान करने वाली बात थी कि बूढ़ा होने के बावजूद भी उस बूढ़े के शरीर में युग के बराबर ही फुर्ती थी और वो अपनी पूरी जान लगाकर भागे जा रहा था। वो बूढ़ा भागते भागते काला झाड़ी जंगल के अंदर घुस जाता है। युग भी उसका पीछा करते हुए काला झाड़ी जंगल के अंदर घुस जाता है। वो बूढ़ा युग के आगे आगे भाग ही रहा था कि देखते ही देखते अचानक से काला झाड़ी जंगल के अंदर वो बूढ़ा गायब हो जाता है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो बूढ़ा सामने दिखाई नहीं देता है तो युग भागते भागते रुक जाता है और रुक कर हाँफते हुए कहता है, ये कमबख्त बूढ़ा कहाँ चले गया अचानक से, अभी तो यहीं पर था। युग अपने आसपास लगी झाड़ियों में बूढ़े को ढूंढने लग जाता है, पर वहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, जिससे युग पता नहीं लगा पा रहा था कि वो बूढ़ा कहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। युग झाड़ियों के आसपास उस बूढ़े को ढूंढ ही रहा था कि तभी कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। उसने अंदाजा लगा लिया था कि जहाँ से आहट सुनाई दे रही थी वहीं पर वो बूढ़ा छिपकर बैठा हुआ था। वो अपने कदम हिलती हुई झाड़ियों के पास बढ़ा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि झाड़ी और तेज तेज हिलने लग जाती है। जब वो अपने हाथों से झाड़ियों को हटाता है तो देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक काली जंगली बिल्ली थी, जिसके दांतों में खून लगा हुआ था। पहले तो युग बिल्ली के नुकीले दांतों में लगा खून देखकर घबरा जाता है, पर जब उसकी नजर बिल्ली के पैरों के पास पड़ती है तो देखता है कि वहीं पर उसका शिकार पड़ा हुआ था। उसने कुछ देर पहले ही एक जंगली खरगोश का शिकार किया था, जिसे युग के आने से पहले वो खा रही होगी। युग उस बिल्ली को घिन भरी निगाहों से देख ही रहा था कि तभी झट से उसके पीछे से कोई हाथ पकड़ लेता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका हाथ और किसी ने नहीं, अभिमन्यु ने पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ युग से पूछता है, अरे युग, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और एकदम से भागकर यहाँ पर क्यों आ गया? युग को जवाब देता उससे पहले ही कायर, कछुआ और बिंदु भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो तीनों भी भागते भागते थक गए थे। वो तीनों वहीं पर ठहर कर हाँफने लग जाते हैं। अभिमन्यु फिर युग से पूछता है, अरे बता ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युग अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, जिस ओर उसे लग रहा था कि वो बुढ़ा गया है। यार वो बुढ़ा, मैं उस बुढ़े का पीछा कर रहा था। कायर झट से पूछता है, कौन बुढ़ा यार? युग एक ही सांस में जवाब देता है, अरे वही बुढ़ा जो मुझे ट्रेन में और आज सुबह रोंकामुचा गांव में भी दिखा था। वही बूढ़ा ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर खड़ा हुआ था और मुझे देखकर भागने लग गया। मुझे तो लगता है उस बूढ़े ने ही हमारा खाना और वो शराब पी होगी, वरना इससे पहले भी तुम लोगों ने ग्रेवयार्ड कोठी में कार्यक्रम और चिकन खाया है, तब तो यक्षिणी ने कुछ नहीं किया, तो फिर अब क्यों करेगी? अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, यार वैसे युग की बात में पॉइंट तो है, पर वो बूढ़ा है कौन और उसने ये सब किया क्यों? अगर उसे भूख ही लगी थी और खाना ही खाना था तो मांग लेता, हम दे देते, मना थोड़ी करते। युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ यार वही तो समझ नहीं आ रहा कि वो बूढ़ा है कौन और उसने ये सब क्यों किया। कछुआ उस बुढ़े पर चिढ़ते हुए कहता है, इस बुढ़े को भी हमारा ही खाना खाना था। चलो खाना खाया तो खाया, साला पूरी शराब भी पी गया। इतने दिनों बाद तो कार्यक्रम जमा था, पर इस बूढ़े ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा मूड ऑफ कर दिया। किसी दिन ये मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोचा था आज रात फट्टे से पीऊंगा, पर साला एक बूंद तक गले से नीचे नहीं उतरी। लगता है सूखे गले से ही सोना पड़ेगा आज। अभिमन्यु कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार आज तो मैं नया ब्रांड लेकर आया था, इंडियन मॉन्क का, पर उस बूढ़े ने सब खराब कर दिया। शराब पी तो पी, बोतल तक फोड़ मारी ताकि कोई उसको चख न सके। बिंदु अभिमन्यु और कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहती है, यार तुम लोगों को जो करना है करो, पर पहले मुझे कोई घर पर छोड़ दो। अगर माँ के उठने से पहले मैं घर नहीं पहुंची तो मेरी खैर नहीं है। कायर समझ जाता है कि ये इशारा था कि बिंदु चाहती थी कि वो उसके साथ चले, वरना आज तक बिंदु ने कभी नहीं बोला था कि कोई उसे घर तक छोड़ दो। वो खुद ही अकेले चले जाया करती थी, चाहे दिन हो या रात। कायर इशारा समझते हुए कहता है, अरे मैं छोड़ देता हूँ ना। कछुआ बीच में कूद पड़ता है, मैं भी चलता हूँ। कायर बड़बड़ाता है, कबाब में हड्डी साला फिर आ गया। कछुआ कायर की बात सुन लेता है और मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तूने? कायर बात को घुमाते हुए कहा,
मैंने कहा तू लाते मारते मारते थक गया होगा ना, तो आराम कर ले थोड़ा। तुझे फिर मैं आकर बताता हूँ कि लाते कैसे मारी जाती हैं, और यदि नहीं तो फिर चल साथ में, मैं रास्ते में बता दूंगा तुझे सब कुछ कि लाते कैसे और कहाँ पर मारी जाती हैं। कछुआ कायर से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। वो समझ गया था कि यदि वो कायर के साथ गया तो रास्ते में उसकी खूब पिटाई होने वाली है, इसलिए वो मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं यार, सही कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तू ही जा बिंदु को छोड़ने, मैं तो अपनी वर्चू को छोड़ने जाऊंगा अकेले। युग कायर से पूछता है, तू बिंदु के साथ अकेले चले जाएगा, फिर तू अकेले वापस तो आ जाएगा ना रात में? कायर बिंदु के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अरे युग, वापस आने की जरूरत ही क्या है, 3-4 घंटे बाद सुबह तो होने ही वाली है। मैं वहीं पर रुककर बिंदु के साथ बातें करके उसके साथ कुछ वक्त गुजार लूंगा। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कायर अब चलोगे भी या नहीं चलोगे, या यहीं पर डिस्कस करते करते रात से सुबह कर दोगे? कायर हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ। कायर और बिंदु वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अभिमन्यु कहता है, चलो अब हम भी चलते हैं। अभिमन्यु, कछुआ और युग ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। अभी उन्होंने 3-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि सिर्फ युग को यामिनी की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी यामिनी को बचाएंगे नहीं? मेरे पास आइए युग बाबू, मेरे पास आइए। यामिनी की आवाज सुनकर युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। युग को एकदम से रुकते हुए देखकर अभिमन्यु उससे पूछता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, मैंने यामिनी की आवाज सुनी यार। अभिमन्यु और कछुआ दोनों शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या कहा तूने? यामिनी की आवाज सुनी, और वो भी यहाँ? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ यार, यामिनी की आवाज। वो मुझसे कह रही थी कि आप अपनी यामिनी को बचाएंगे नहीं, मेरे पास आइए युग बाबू। कछुआ हंसते हुए कहता है, तू पागल हो रह गया, यहाँ कहाँ से तुझे यामिनी की आवाज सुनाई दे जाएगी? चल, तुझे दी तो दी, पर हमें उसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? जिस तरह यामिनी सिर्फ तुझसे मिलती है, उसी तरह उसकी आवाज भी सिर्फ तुझे ही सुनाई देती है क्या? इतना कहकर कछुआ हंसने लग जाता है। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, युग, ये कछुआ ठीक कह रहा है, मुझे भी किसी लड़की की आवाज सुनाई नहीं दी, हो सकता है तेरा कोई वहम हो। कछुआ युग के मजे लेते हुए कहता है, यार ये युग को तो बिना पिए ही नशे हो जाते हैं यार। दिन में अमोदिता के नाम की माला जपता है और रात में यामिनी की। वो फिल्म नहीं है क्या, घर वाली बाहर वाली? और इसके लिए है भी कुछ ऐसा ही, अमोदिता दिन वाली और यामिनी रात वाली। इसका भी ठीक चल रहा है, 2-2 लेकर बैठा है और यहाँ पर एक भी नहीं मिल पा रही है। इतना कहकर कछुआ अपने कदम वापस आगे बढ़ाने लग जाता है। उसके साथ ही युग और अभिमन्यु भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ते ही युग को फिर यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू, अपनी यामिनी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अपनी यामिनी के पास आइए, उसे बचाइए यहाँ से। पर युग को लगता है कि ये सब आवाजें उसका वहम है और कुछ नहीं, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और यामिनी की आवाज को इग्नोर करता रहता है। सुबह हो गई थी और सुबह के 10 बज रहे थे। इस तरफ रोंकामुचा गांव में वांगला उत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई थी। हमेशा की तरह इस साल भी वांगला त्योहार रोंकामुचा गांव में ही मनाया जा रहा था, न कि बंगला मुडा गांव में। गांव के मैदान में ही टेंट लगने शुरू हो गए थे। कुछ मजदूर टेंट लगा रहे थे तो कुछ मेला लगाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं कुछ महिला मजदूर भी थी जो मैदान की सफाई कर रही थी, जो कि गांव की ही औरतें लग रही थी। वहीं पर रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी भी खड़े हुए थे, जो उन काम करती महिलाओं को अपनी हवस भरी निगाहों से ताड़े जा रहे थे। रतनपाली झाड़ू लगाती एक महिला के वक्ष देखने की कोशिश करते हुए कहता है, भूपेंद्र, मजा आ रहा है ना यहाँ पर? भूपेंद्र बख्शी उस औरत के बगल में जो दूसरी औरत झाड़ू लगा रही थी उसके वक्ष को देखने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ रतन, बहुत मजा आ रहा है, मन करता है कि दिन भर यहीं पर खड़ा रहूं और ये सुहाना नजारा देखता रहूं। रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी दोनों औरतों को हवस भरी निगाहों से देख ही रहे थे कि तभी वो औरत अपनी नजरें ऊपर उठा लेती है और रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी की आंखें देखकर समझ जाती है कि उनकी निगाहें कहाँ पर थीं। वो दोनों ही औरतें अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लग जाती हैं और झाड़ू लगाना बंद कर देती हैं। रतनपाली उसी वक्त उन दोनों को टोकते हुए कहता है, अरे क्या कर रही है, दिख नहीं रहा कितना कचरा पड़ा हुआ है? जरा अच्छे से झाड़ू लगा। झाड़ू लगाना भी नहीं आता क्या? या मैं हाथ पकड़ कर बताऊं कैसे लगाते हैं झाड़ू? गरीब होने के कारण वो दोनों औरतें रतनपाली की बात का कुछ जवाब नहीं देती हैं। उन्हें पता था कि पलटकर जवाब देने का सीधा मतलब था रतनपाली से दुश्मनी मोल लेना, और वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप झाड़ू लगाने लग जाती हैं। रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी उन दोनों को फिर से ताकने लग जाते हैं। कुछ देर तक वो दोनों औरतें झाड़ू लगाती रहती हैं, फिर वहां से जाने लग जाती हैं।
जैसे ही वो रतनपाली और भूपेंद्र बख्शी से थोड़ी दूर जाती हैं, पहली औरत गुस्से के साथ कहती है, इन दोनों बुढ़ों को देखो, शरीर में जान नहीं है और चले आते हैं औरतों पर चढ़ने। दूसरी औरत कहती है, सही कहा तूने, औरतों को देखकर इन दोनों की लार तो ऐसे टपकती है कि पूछो मत। बुढ़ापे में जवानी छा रही है सालों को, और इस रतनपाली को तो कुछ ज्यादा ही छा रही है। जब देखो मुझे गंदी नजरों से घूरता रहता है। पहली औरत कहती है, जब वो अपनी बहू को नहीं छोड़ता तो हमें कैसे छोड़ेगा। मैंने सुना है इसकी नौकरानी धनिया के साथ चक्कर चल रहा है। बताओ, बेटे को गुजरे अभी ढंग से 1 हफ्ता नहीं हुआ है और बाप है कि रंगरलिया मना रहा है। बताओ। दूसरी औरत कहती है, ये यक्षिणी इन कमीनों को अपना शिकार क्यों नहीं बनाती, कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ रही है इन्हें बुढ़ापे में। पहली औरत दूसरी औरत की बात से हामी भरते हुए कहती है, बनाएगी बनाएगी, अब वो लौट आई है ना। जिस दिन इन दोनों में से कोई उसके चंगुल में फंसेगा, देखना कैसे वो यक्षिणी इन्हें अपना शिकार बनाती है। मुझे तो लगता है अगला नंबर इन दोनों में से किसी एक का होगा। बड़ी वासना भर रही है इनके अंदर। वो दोनों औरतें बातें करते करते वहां से चली जाती हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्तों की नींद खुल गई थी और उठते से ही युग अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था। कछुआ और कायर उसी के बगल में लेटे हुए आराम कर रहे थे। अभिमन्यु हमेशा की तरह वॉशरूम में अपनी सिगरेट सुलगा रहा था। युग फोन पर मुस्कुरा कर बातें कर ही रहा था कि तभी अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कछुए से पूछता है, ये सुबह सुबह युग किससे फोन पर बातें कर रहा है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, और किससे करेगा, अपनी अमोदिता से करेगा। सुबह हुई नहीं कि हो गया ये शुरू। कछुआ कहता है, यार इसने तो मेरा कान खराब कर दिया है, क्या बताऊं मैं तुझे उसकी हरकतें। सुबह से इमरान हाशमी बना हुआ है, मोबाइल में इतनी पप्पी दे चुका है कि मोबाइल के अंदर की बैटरी के होठ फूल गए होंगे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार इसे सुबह होते ही क्या हो जाता है, कल रात तक तो ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगता। कछुए जा और जाकर किचन से तेल और बाती लेकर आ। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तेल और बाती पर क्यों। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, युग पर किए गए टोने का पता लगाने के लिए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तेल और बाती पर क्यों। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, युग पर किया गया टोने का पता लगाने के लिए। कायर हैरानी के साथ कहता है, टोने का पता लगाने के लिए मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अभिमन्यु जवाब देता है, मतलब ये यार, क्या तुम्हें नहीं लगता युग को कुछ हो गया है। मुझे तो यही लग रहा है कि किसी ने इसे अमोदिता के नाम की मोहिनी दी है। युग फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ अमोदिता, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। कायर युग को देखते हुए कहता है, हाँ यार लग तो मुझे भी यही रहा है। ठीक है, कर ले फिर जो तुझे करना है, पर तू करने क्या वाला है। अभिमन्यु बात को घुमाते हुए कहता है, अरे बताता हूँ, पहले इस कछुए को तेल और बाती तो लेकर आने के लिए बोल। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, मैं क्यों लेकर आऊं, तू ही लेकर आना। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, अरे मैं लेकर आ जाता, पर मुझे मंत्र भी तो याद करना पड़ेगा ना, जो मैं भूल रहा हूँ। कछुआ झट से कहता है, कैसा मंत्र। अभिमन्यु बात को टालते हुए कहता है, मैंने कहा ना बताता हूँ, पर पहले जो बोला है वो लेकर तो आ। कछुआ बेड पर से उठते हुए कहता है, हाँ लेकर आता हूँ, पर पहले ये तो बता कौन सा तेल लेकर आना है। घासलेट का तेल तो नहीं लेकर आना है ना। अभिमन्यु जवाब देता है, पागल हो गया क्या, मुझे आग थोड़ी लगानी जो घासलेट का तेल लेकर आएगा। जाकर सरसों का तेल लेकर आ, साथ में 4-5 बाती भी, समझा। कछुआ कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ लेकर आता हूँ। तुम दोनों ना सारे काम मुझसे ही कराते हो, खुद तो कुछ करते ही नहीं हो। इतना कहकर कछुआ वहां से चला जाता है और कुछ ही देर में जो सामान अभिमन्यु ने मंगवाया था वो लेकर आ जाता है। कछुआ सरसों का तेल और बाती अभिमन्यु के हाथ में थमाते हुए कहता है, अब बता क्या करने वाला है तू इसका। अभिमन्यु वो सामान अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, इससे मैं युग की नजर उतारने वाला हूँ। कछुआ कुछ और अभिमन्यु से पूछता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, और उससे क्या होगा। अभिमन्यु जवाब देता है, उससे होगा ये कि हमें पता चल जाएगा कि युग पर किसी ने कुछ किया है या नहीं किया है। किया है इन द सेंस कि उसे किसी ने मोहिनी दी है या नहीं दी है। कछुआ पूछता है, और वो कैसे पता करेगा तू, इस सरसों के तेल और बाती की मदद से। वो सब तू बस देखते जा मैं क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है
और कछुआ जो अपने साथ 4-5 रुई की बाती लेकर आया था, उनके अंत के छोर से दूसरी बाती के साथ लाइन में जोड़ने लग जाता है, जिससे करीब 30 सेंटीमीटर लंबी बाती बन जाती है। अभिमन्यु उस बाती को पूरी तरह सरसों के तेल में डुबोने लग जाता है। कायर उसी बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है? अभिमन्यु बात को काटते हुए कहता है, अभी तुम लोग मुझे बीच में टोको मत, बस जो मैं कर रहा हूँ उसे चुपचाप देखते रहो, समझे? कायर चुप हो जाता है। युग अभी भी अमोदिता से फोन पर बात कर रहा था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके आसपास क्या चल रहा था। जब बाती पूरी तरह से सरसों के तेल में भीग जाती है तो अभिमन्यु कहता है, अब युग के हाथ से मोबाइल छीनो और उसे सीधे चुपचाप बैठने के लिए बोलो। कछुआ युग की तरफ देखते हुए कहता है, जो कि अभी भी अमोदिता के साथ फोन पर लगा हुआ था, ये तो तूने बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया। लगता नहीं है युग इतनी आसानी से मोबाइल छोड़ने वाला है। अभिमन्यु अपने भौएं ऊपर नीचे करते हुए कहता है, अरे वो तो मुझे भी पता है, तभी तो तुम दोनों को करने के लिए बोला, ताकि मुझे उसकी लातें और घूंसे नहीं खाने पड़े। कायर बहाना बनाते हुए कहता है, ए युग, जरा तेरा मोबाइल बता ना, मुझे बिंदु को फोन करना है। युग कायर की बात का कुछ जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कायर की बात सुनी ही नहीं थी। कायर फिर युग से बोलता है, अरे युग, दिखाना तेरा मोबाइल, मेरे मोबाइल का आज ही रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे बिंदु से कुछ अर्जेंट बात करनी है। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही कछुआ बीच में बोल पड़ता है, क्या कहा? तेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, तुझे बिंदु से कुछ अर्जेंट बात करनी है? ये ले, तू मेरा मोबाइल लेना, कर ले बिंदु से जल्दी बात, वरना वो फिर से तुझसे नाराज हो जाएगी। कछुआ जैसे ही बात बोलता है, कायर और अभिमन्यु कछुए को गुस्से के साथ घूरने लग जाते हैं। कायर धीरे से बोलता है ताकि युग न सुन पाए, ताले, एक तो मैंने इतनी मुश्किल से बहाना सोचा था और तूने एक ही झटके में उस पर पानी फेर दिया। तू ना हमेशा साले प्लान बर्बाद कर देता है। कछुआ अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे यार, सॉरी यार, अरे गलती हो गई यार, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, तेरे पास दिमाग भी है, जो कोई बात तेरे दिमाग में बैठेगी भी। अभिमन्यु कायर और कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये तुम दोनों ना झगड़ना बंद करोगे और जल्दी युग के हाथ से उसका मोबाइल छीनोगे, या बाती का तेल अब उड़ जाएगा तब छीनोगे? कायर और कछुआ युग के हाथ से मोबाइल छीनने की कोई तरकीब सोच पाते उससे पहले ही बात करते करते अमोदिता का फोन कट जाता है। युग मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है, अरे ये क्या हो गया यार, फोन कैसे कट गया? शिट, बैटरी खत्म हो गई। अरे इतना अच्छा खासा अमोदिता और मेरी बात चल रही थी कि वो कब करेंगे, पर बैटरी ने एंड वक्त पर धोखा दे दिया। कायर बड़बड़ाता है, अब आधी रात से मोबाइल से चिपके रहेगा तो बैटरी तो खत्म होगी ही ना। कछुआ समझ जाता है यही सही मौका है युग के हाथ से मोबाइल लेने का। कछुआ बड़े ही प्यार से युग को अपनी बातों में फिसलाते हुए कहता है, अरे युग, तेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई ना, ला मैं अभी तेरा मोबाइल चार्ज कर देता हूँ, जैसे ही चार्ज हो तो फिर अपनी अमोदिता से बात कर लेना। युग झट से कछुए के हाथ में मोबाइल थमाते हुए कहता है, हाँ जल्दी से लगा दे कछुए, यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है अमोदिता से बात किए बगैर किसी भी चीज में। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, लगता है आज किस्मत भी अपने साथ ही है। कछुआ युग के हाथ से मोबाइल ले लेता है और उसे चार्ज पर लगाने लगता है। अभिमन्यु युग से कहता है, युग, ऐसे बेड पर अपने पैर नीचे करके बैठे रहना। युग झट से पूछता है, पर क्यों? अभिमन्यु मन ही मन सोचने लगता है, अब क्या बताऊं मैं इसे? अगर बता दिया कि टोने का पता करने के लिए कर रहा हूं तो कभी नजर नहीं उतारने देगा। क्या बहाना बनाऊं मैं? अभिमन्यु कुछ सोच ही रहा था कि वो क्या जवाब दे, तभी कछुआ फिर कहता है, वो युग, अभिमन्यु ना तेरी नजर उतार रहा है ताकि तुझे और अमोदिता को किसी की नजर ना लगे, तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सही सलामत रहे। कायर बड़बड़ाता है, वाह क्या बहाना बनाया है। कछुए की बात सुनकर युग खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे थोड़ी देर क्या, मैं तो दिन भर ऐसे ही बैठे रह सकता हूँ अमोदिता के लिए। अभिमन्यु उस लंबी सी बाती को पकड़ता है और युग से कहता है, युग, अब मेरी आंखों में देखते रहना और कुछ देर के लिए कुछ मत बोलना, ठीक है? युग हाँ में अपना सिर हिला देता है। अभिमन्यु बाती से युग का उतारा उतारते हुए कहता है, ओम नमो नजर जहां पद पीर न जानो, बोल छल सो अमृत बानी, कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठोर तो ही कौन बताई, कौन जात तेरी कहाँ ठाम, किसकी बेटी क्या तेरो नाम। इतना बोलकर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। अभिमन्यु दूसरी बार युग के चेहरे पर से रुई की बाती घुमाते हुए कहता है, कहाँ से उड़ी कहाँ की जाया, अभी बस कर ले तेरी माया, मेरी जात सुनो चितलाए, जैसी हो सुनाओ आए। इतना कहकर अभिमन्यु का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाता है।
और वो तीसरा आखिरी बार उतारा उतारते हुए कहता है, जाको दोष ताही सिर पड़े, जाहर पीर नजर ते रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। जैसे ही अभिमन्यु का मंत्र पढ़कर खत्म होता है, वो जल्दी से युग के पास से उठता है और फुर्ती के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। अभिमन्यु के पीछे पीछे ही कछुआ और कायर भी जाने लगते हैं। युग वहीं बिस्तर पर बैठे रहता है। अभिमन्यु वो बाती लेकर किचन में आ जाता है। अभिमन्यु गैस ऑन करता है और फिर से कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए वो बाती गैस पर रख देता है। कछुआ अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु ये तो क्या कर रहा है? अभिमन्यु को जवाब नहीं देता है, बस बाती को चुपचाप जलते हुए देखते रहता है। जब बाती पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है, तब अभिमन्यु बोलता है, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, युग को कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। मेरा शक सही निकला। कछुआ और कायर अभिमन्यु को बड़ी बड़ी आंखें करके घूरते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि अभिमन्यु कहना क्या चाहता था। अभिमन्यु उनके फेस के एक्सप्रेशन देखकर ये सब समझ जाता है और कहता है, देखो यार, अभी अभी ना मैंने युग की नजर उतारी थी और तुमने देखा ना, जब मैंने सरसों के तेल की बाती जलाई तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई, वरना आमतौर पर हम जब ऐसा करते हैं तो स्मेल जरूर आती है। ये संकेत है कि युग को या तो किसी की नजर लगी है या युग के ऊपर किसी ने जरूर कुछ ना कुछ तो किया है। कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ यार, ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की। कायर फिर बड़बड़ाता है, नोटिस करेगा कैसे? नोटिस करने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए ना। कछुआ ये बात सुन लेता है और कहता है, क्या कहा तूने? कायर बात को बदलते हुए कहता है, मैंने ये कहा कि हमें ये तो पता चल गया है कि युग को किसी की नजर लगी है या उस पर टोना किया है, पर ये नजर और टोना तोड़ेंगे कैसे? अभिमन्यु जवाब देता है, देखो, अगर युग को किसी की नजर लगी होगी तो वो तो अभी जो मैंने टोटका किया है उसी से उतर जाएगी। कछुआ बीच में ही अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, और अगर किसी ने टोना किया होगा तो? अभिमन्यु उदासी के साथ जवाब देता है, यार, अगर टोना किया होगा तो वो तो पता नहीं कैसे उतरेगा। कायर बिचकते हुए कहता है, बताने का क्या मतलब है? अब नजर उतारनी आती है तो टोना भी उतारना तुझे ही आता होगा ना। अभिमन्यु जवाब देता है, तूने मुझे क्या कहीं का बाबा वाबा समझ रखा है क्या, जो मुझे सब करना आता होगा? कायर अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तो फिर ये नजर उतारनी कैसे आती है तुझे? अभिमन्यु फटाक से जवाब देता है, अरे ये सब तो मैंने अपनी माँ को देखते देखते सीखा है। वो बचपन में जब भी मुझे नजर लग जाया करती थी तो माँ ऐसे ही मेरी नजर उतारा करती थी, तो मैंने भी सीख लिया। कछुआ कहता है, तू ना सही में अभिमन्यु है महाभारत का। तुझे चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, पर यह नहीं पता कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, सोच अभिमन्यु, कुछ सोच, वरना मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये युग अमोदिता के प्यार में पागल ना हो जाए। अभिमन्यु अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, हाँ यार, सोचता हूं मैं कुछ, युग पर किया गया टोना कैसे तोड़ना है, और मेन बात कि उस पर ही अमोदिता का नाम का टोना किया किसने है। इस तरफ हवेली के अंदर खाने की तैयारी हो रही थी। अमोदिता किचन के अंदर भिंडी काट रही थी, तो वहीं पर रजनी कुकर में चावल धो रही थी। भिंडी काटते वक्त अमोदिता युग के ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो युग के साथ शादी की प्लानिंग करने लग गई थी। वो सोच रही थी कि शादी में वो किस रंग का, किस डिजाइन का लहंगा पहनेगी, खाने के मेन्यू में क्या क्या रखेगी। पानी पूरी तो होनी ही चाहिए, जो कि उसकी फेवरेट थी। रजनी चावल धोते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, ये जानकी भाभी तो कुछ करती ही नहीं है। जब देखो उस पागल वंदना के साथ बैठी रहती है, उसकी देख रेख करती रहती है, ये जानते हुए भी कि उस पागल का कुछ नहीं होने वाला। वो पागल की पागल ही रहेगी, कभी ठीक नहीं होने वाली। वो तो हम हैं जो कर देते हैं घर के सारे काम, अगर हम नहीं होते तो कौन करता? नौकर रख सकते हैं, पर पता नहीं नौकर क्यों नहीं रखते। रखेंगे क्यों, हम जो है ना उनके नौकर। यही सब ताने देते हुए रजनी चावल धो रही थी कि उसे अमोदिता की चीख सुनाई देती है। अमोदिता की चीखने की आवाज सुनकर रजनी चावल धोना छोड़ देती है और झट से उसके पास जाकर हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, क्या हुआ, तू चीखी क्यों? अमोदिता अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, वो मैं भिंडी काट रही थी तो मेरी भिंडी काटते काटते गलती से उंगली कट गई। अमोदिता की उंगली से खून बहे जा रहा था, जिसे उसने दूसरे हाथ से दबा कर रखा था। रजनी अमोदिता की उंगली देखते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तुझसे ना एक काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं तेरा क्या होगा। इतना कहकर रजनी दूसरे कमरे में जाती है। जल्दी से एंटीसेप्टिक लिक्विड और बैंडेज लेकर आती है और अमोदिता की उंगली पर लगाने लग जाती है। रजनी अमोदिता की उंगली पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाते हुए कहती है, ऐसे कैसे काट रही थी भिंडी, ये अपनी उंगली काट बैठी।
अमोदिता मन ही मन सोचती है, अब माँ को कैसे बताऊं कि मैं अपने युग जी के साथ शादी के सपने देख रही थी। रजनी बोल पड़ती है, थोड़े कम सपने देखा कर, अभी कुछ हुआ नहीं है, शादी की तैयारियां पहले ही करने लग गई। अमोदिता फिर मन ही मन में सोचने लग जाती है, माँ को कैसे पता कि मैं युग जी के साथ शादी की तैयारी के बारे में सोच रही थी? और कल रात को भी माँ को पता चल गया था कि मैं संदूक के पीछे छुपी हुई हूँ, और ये भी कि मेरे मन में क्या चल रहा था। आखिर कैसे? रजनी अपनी नजरें मटकाए हुए कहती है, तू भूल रही है मोदिता, मैं एक सौदाइन हूँ और सौदाई ने सब कुछ जानती है। तू ये छोड़ और ये बता, युग के साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ? माँ कैसे होता कुछ, होने ही वाला था कि तभी झोपड़ी के अंदर पापा और बल्लू काका तो टपक पड़े थे। आपको बताया तो था ना। हाँ मैं भूल गई थी, तेरे पापा भी ना, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है और ना ही दूसरे को कुछ करने देते हैं। रजनी अमोदिता की उंगली पर बैंडेज लगाते हुए कहती है, अमोदिता तुझे जल्द से जल्द युग के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा, समझी? तभी तेरी उससे शादी होगी, वरना नहीं हो पाएगी। हाँ माँ मैं समझ गई। चल अब जल्दी जल्दी सब्जी काट, अगर खाना बनाने में देर हो गई तो तेरे फूफा जी फिर गुस्सा करेंगे। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, माँ वो तो मैं काट लूंगी, पर एक बात बताओ ना। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है, तो यही पूछना चाहती है ना कि मुझे तेरे मन की बात कैसे पता चलती है? हाँ माँ प्लीज बताइए ना, प्लीज माँ बताओ ना। अमोदिता रजनी के सामने बार बार जिद करने लग जाती है और आखिर में रजनी अमोदिता की बात मान ही जाती है और कहती है, ठीक है तो इतना पूछ रही है तो मैं आज तुझे बता ही देती हूँ। एक गायक का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।